ಇಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದ ಜಾದಿಬಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ. ಆಂಗ್ಲೇಯರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಮನೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ರವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ. हाँ वेल सर, सबसे जो अभी ज्यादा चर्चा है पूरे देश के अंदर की कि जो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज बहुत हाई है, लाइक नहीं ना, ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जो या तो बीजेपी के तरफ से जो भेजा हुआ प्रेस नोट है वो छाप रहे हैं या जो इन आंकड़ों में गहराई से नहीं गए। वेस्ट बंगाल में अगर वोटरों की तादाद देखी जाए तो उसमें कमी आई है, परसेंटेज में बढ़ोतरी आई है क्योंकि आपने वोटर कम किए हैं। एसआईआर की बदौलत इतने सारे वोटर आपने निकाले हैं कि जब पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार वोटरों की तादाद कम हो गई है, परसेंटेज बढ़ गया है। तो ये बीजेपी वाले सिर्फ ओवरऑल परसेंट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कितना बड़ा हिस्सा बंगाल का जो है उनको इलेक्शन और वोट से महरूम रखा गया है। और तमिलनाडु में भी कोई खास मतलब इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं आई है, वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं कुछ शिकायतों की गुंजाइश रखी है इन लोगों ने। तो आपको लगता है कि एसआईआर एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है? मुझे आप खुद बताएं, ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25% वोटर कम किए गए हैं। वेस्ट बंगाल में 70 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले इलेक्शन में जितना बीजेपी का मार्जिन था हार का, उससे ज्यादा वोटर जो है वोटर लिस्ट से बाहर निकाले गए हैं। मतलब कि 70 सीटों पे मार्जिन आपने निकाल दिया। अब अगर ये वेपन नहीं है तो क्या है? इसलिए मैंने हमेशा कहा है, मैंने कहा ना, हमें डर इस बात का नहीं है कि मशीन में धांधली होगी, क्योंकि मुझे मशीन का इतना नहीं है खतरा जितना प्री इलेक्शन मैनेजमेंट में ये लोग करते हैं, डिलिमिटेशन में और वोटर लिस्ट में धांधली। और बदकिस्मती से हम तो चाह रहे थे कि अदालत इस चीज का इसका नोटिस लें और इस पर सुनवाई करें, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस मामले को इलेक्शन के बाद तक टाल दिया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने सरहदों पे इस मुल्क की रक्षा की है, वर्दी पहन के जो है उन्होंने हमारे दुश्मनों का मुकाबला किया है। जब तक वो 30 साल सर्विस दे रहे थे हमें कोई शिकायत नहीं थी, तब तो हम उनको कह रहे थे कि आप पक्के हिंदुस्तानी हो। लेकिन अब जब वोट डालने की बारी आ जाती है हम उनसे कहते हैं ना, अब आप हिंदुस्तानी नहीं हो, हम आपको वोटर लिस्ट से बाहर निकालेंगे। अब अगर ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? वर्दी पहन के उन्होंने इस मुल्क की रक्षा की और आज हम आपसे कहते हैं ना, अब आप वोट डालने के लायक। ठीक है, ईरान वार के बाद क्राइसिस बरकरार है फ्यूल और गैस। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये जंग जल्दी से खत्म हो। इस जंग की कोई बुनियाद नहीं है, कोई वजह नहीं। अभी तक अमेरिका और इजराइल के तरफ से हम ये समझ नहीं पाए कि आखिरकार ईरान पे हमला हुआ क्यों, सुप्रीम लीडर जो है उनको शहीद क्यों किया गया, उनके घर वालों को इस तरह शहीद क्यों किया गया, इतने बेगुनाह लोग क्यों मारे गए, क्या हासिल किया उन्होंने? पहले तो ट्रंप साहब कह रहे थे मैं रेजिम चेंज कर दूंगा, अब रेजिम भी चेंज नहीं हुआ। फिर ट्रंप साहब कह रहे थे मैं वो समुंदर खोल दूंगा, जो समुंदर जंग से पहले वैसे ही खुला था। तो उनके जंग की वजह से समुंदर बंद हुआ, जिस समुंदर को आज वो खोलने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने जो है परेशान किया हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल का सप्लाई कम होता जा रहा है, कई चीजें जो है जरूरी चीजें वो अब उनकी कमी हो रही है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये जंग खत्म हो जाए और ईरान को इस जंग का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जो उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जंग उन्होंने शुरू नहीं की, ये एक नाजायज जंग उनके ऊपर ठोसा गया है और उनको इस जंग के लिए जो है जो उनको नुकसान हुआ है, माली नुकसान, जानी नुकसान की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती, लेकिन तब भी
उनको ईरान को इस चीज का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए ईरान और अमेरिका और इजराइल की तरफ से। सीज फायर की बातें हो रही है, लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत अब देखें, आप हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। बातचीत तो अमेरिका और ईरान ने करनी है। अब अगर हमारा पड़ोसी मुल्क इसमें कोई अच्छा रोल अदा कर सके तो अच्छी बात है, करें, हमें एतराज नहीं होना चाहिए। हमें तो सिर्फ इस बात से गर्ज होना चाहिए कि जल्द से जल्द वहाँ ये जंग खत्म हो और अमन दोबारा बहाल हो। Well, thank you all for coming at short notice here today, this morning. Dr. Umar Abdullah, the Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir, visited Maulana. It is a courtesy call. We are very great family friends, and especially his father, Dr. Farooq Abdullah Saab, is like my father. We are very close, and incidentally, my son got married last week, and the reception is on the 29th of this month. Dr. Farooq Abdullah was supposed to come. And he had some knee operation or something like that. And Dr. Umar Abdullah had some engagement here. I think he's participating in the run tomorrow, the marathon. So he made a courtesy call to my house, and we're just great friends. And I'm really thankful to him for his modesty and humility in visiting me this afternoon. My worship. बातचीत हुई, जी हालात पर भी बातचीत हुई। हाँ, वो आप जानते हैं कि डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब क्या पर्सनालिटी है। वो बहुत प्रैग्मेटिक हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, ऑनेस्ट हैं, और वो हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। सो उधर वो चीफ मिनिस्टर हैं, मगर इतना वहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थोड़े पावर्स भी हैं, तो डेवलपमेंट एक्टिविटी थोड़ा दैट इज पॉलिटिकल, आई डोंट टच दैट, बट ही इज अ वेल मीनिंग मैन। एंड आज मुझे ये कह रहे थे एक नई चीज, मैंने सिंस आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मैं उनको पूछा कि व्हाट अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस एस्टैब्लिशिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कहा हाँ, जस्ट लास्ट वीक द कैबिनेट डिसाइडेड टू अप्रूव starting of technical institution by private universities or private players. It's a very good thing, even medical college. ये पहले नहीं था, because most of the Kashmiri students come from there, and lot of Kashmiri students are studying in Bangalore, in Karnataka, and they are very brilliant. Kashmiri students are very brilliant. अगर वहाँ engineering college उधर ही शुरू हो जाए, medical college उधर शुरू हो जाए, so it is nothing like it. So they have taken a decision, which I'm really happy to hear about that. And incidentally, we are hoping to do something in Kashmir, also in health related activities. There, I am given to understand, doctors are specialists are there, but in the interior areas they do not go much because of the other perceptions, etc. So we said, okay, let's do something regarding that also. We talked about education and health related works. Thank you very much for you all guys.